पता है, 76 सालों तक हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट हुआ करते थे। स्कूल की किताबों से लेकर साइंस के हर म्यूजियम तक हम सब ने यही पढ़ा था। और 9th प्लैनेट था प्लूटो। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिस पर किसी को कोई शक नहीं था। लेकिन फिर साल 2006 में अचानक सब कुछ बदल गया। एक झटके में प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से ही निकाल दिया गया। पूरे सोलर सिस्टम से एक प्लैनेट गायब हो गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक ऐसी चीज जिसे 76 साल तक प्लैनेट माना गया, उसे अचानक प्लैनेट नहीं है क्यों बोल दिया गया? तो चलिए सुनते हैं प्लूटो की ये दिल तोड़ देने वाली कहानी। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। उस दौर में जब प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का छोटा सा प्यारा सा नवा प्लैनेट था। साल था 1930। क्लाइड टॉम्बाउ नाम के एक यंग एस्ट्रोनॉमर ने आसमान में एक छोटी सी धुंधली सी चीज को देखा, और ये एक बहुत बड़ी खोज थी। पूरी दुनिया झूम उठी। उन्हें अपना 9वां प्लैनेट मिल गया था, और अगले 76 सालों तक प्लूटो ने ये टाइटल बड़े शान से संभाला। और पता है सबसे मजेदार बात क्या थी? इस नए नए प्लैनेट का नाम किसी बड़े साइंटिस्ट ने नहीं, बल्कि ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड की एक 11 साल की लड़की विनीशिया बर्नी ने रखा था। उसने अंधेरे और पाताल के रोमन देवता के नाम पर प्लूटो नाम सजेस्ट किया, क्योंकि ये ग्रह भी तो अंधेरे में बहुत दूर था, और बस ये नाम हमेशा के लिए उससे जुड़ गया। प्लूटो जितना छोटा था ना, उतना ही अजीब भी। जरा सोचिए, प्लूटो को सूरज का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में धरती के 248 साल लग जाते हैं। मतलब अगर कोई प्लूटो पर रहता तो उसे अपना पहला बर्थडे मनाने के लिए 250 साल इंतजार करना पड़ता। और अगर इसके साइज की बात करें तो प्लूटो असल में इतना छोटा है कि पूरा प्लूटो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की चौड़ाई से भी लगभग आधा है। इतना छोटा सा था, लेकिन फिर भी एक प्लैनेट था। कम से कम उस वक्त तक तो था ही। प्लूटो का प्लैनेट वाला स्टेटस आराम से चल रहा था। लेकिन फिर 90s में आसमान में कुछ ऐसा दिखना शुरू हुआ जिसने प्लूटो के प्लैनेट होने पर ही एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया। देखिए, हुआ ये कि टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई, हमारे टेलीस्कोप्स और पावरफुल हो गए, और एस्ट्रोनॉमर्स को सोलर सिस्टम के उस अंधेरे कोने में, जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं, प्लूटो जैसे ही और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलने लगे। प्लूटो अब वहां अकेला नहीं था, उसका पड़ोस भीड़ से भरने लगा था। और फिर साल 2005 में कहानी में एक नया विलेन आया। साइंटिस्ट ने एक और नई दुनिया खोजी जिसका नाम रखा गया एरिस। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि एरिस साइज में प्लूटो से भी ज्यादा मैसिव था। इस एक खोज ने पूरा खेल ही पलट दिया। अब साइंटिस्ट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। अगर एरिस, जो प्लूटो से भी ज्यादा भारी है, उसको हम प्लैनेट नहीं मान रहे, तो फिर प्लूटो को प्लैनेट कहना कैसे सही है? और अगर हमने एरिस को प्लैनेट मान लिया, तो फिर उस कुइपर बेल्ट में मिलने वाले सैकड़ों ऑब्जेक्ट्स को भी प्लैनेट मानना पड़ेगा। फिर तो सोलर सिस्टम में 9 नहीं 50 या 100 प्लैनेट हो जाते। एक फैसला लेना ही पड़ता। और वो फैसले का दिन आया 2006 में। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स की सबसे बड़ी टीम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हुई। उन्होंने तय किया कि अब प्लैनेट होने का असली मतलब क्या है, इसकी एक फाइनल डेफिनेशन बनानी ही होगी। तो उन्होंने 3 नए नियम बनाए। नियम नंबर 1, उस ऑब्जेक्ट को सूरज का चक्कर लगाना होगा। ठीक है, प्लूटो ये करता है, चेक। नियम नंबर 2, उसके पास इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो खुद को गोल बना ले। ठीक है, प्लूटो ये भी करता है, चेक। और फिर आया तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट नियम, उस ऑब्जेक्ट को अपने रास्ते यानी अपने ऑर्बिट के आसपास का एरिया बिल्कुल साफ करना होगा। मतलब उसके रास्ते में आने वाले दूसरे पत्थरों को या तो अपने अंदर समा लेना होगा या फिर धक्का देकर दूर करना होगा। और बस इसी तीसरे रूल पर आके बेचारा प्लूटो फेल हो गया। उसका रास्ता कुपर बेल्ट के हजारों दूसरे ऑब्जेक्ट से भरा पड़ा है। उसने अपना पड़ोस साफ नहीं किया था, और इस सिर्फ एक नियम की वजह से प्लूटो से उसके प्लैनेट होने का दर्जा छीन लिया गया। प्लूटो को एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह। अब वो अकेला नहीं था। उसके इस नए परिवार में ईरिस, सीरिस, होमेया और माके जैसे दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स भी शामिल थे। लेकिन हर कोई इस फैसले से खुश नहीं था। एक साइंटिस्ट थे जो इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका नाम था एलन स्टर्न, और ये कोई और नहीं बल्कि वो इंसान थे जिनका मिशन उस वक्त तेजी से प्लूटो की तरफ ही जा रहा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी,
जिस वक्त धरती पर साइंटिस्ट प्लूटो के बारे में बहस कर रहे थे, आसमान में प्लूटो खुद अपना जवाब देने की तैयारी कर रहा था। गजब की बात देखिए, जिस साल यानी 2006 में प्लूटो को डिमोट किया गया, ठीक उसी साल नासा ने न्यू होराइजन्स नाम का एक स्पेसक्राफ्ट उससे मिलने के लिए भेजा। ये सफर पूरे 9 साल लंबा था, 5 अरब किलोमीटर का सफर। 2015 में जब न्यू होराइजन्स प्लूटो के पास से गुजरा तो उसने जो डेटा भेजा वो हैरान करने वाला था। हमें पता चला कि प्लूटो की सतह का टेम्परेचर -232 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इतना ठंडा कि वहां की हवा भी जमकर बर्फ बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि प्लूटो कोई बेजान बर्फीला पत्थर नहीं था। न्यू होराइजन्स ने हमें दिखाया कि प्लूटो एक जिंदा एक्टिव दुनिया है। वहां पानी की बर्फ से बने एवरेस्ट से भी ऊंचे पहाड़ थे, नाइट्रोजन गैस के बहते हुए ग्लेशियर्स थे, और सबसे खूबसूरत, उसकी सतह पर एक बहुत बड़ा दिल के शेप का मैदान था, मानो प्लूटो ने इतनी दूर से हमें एक लव नोट भेजा हो। न्यू होराइजन्स ने दिखा दिया कि प्लूटो भले ही छोटा हो, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है, जिंदा है। और इसके बाद प्लूटो के प्लैनेट होने की बहस एक बार फिर से शुरू हो गई। और सच तो ये है कि ये लड़ाई आज तक खत्म नहीं हुई है। ऑफिशियली IAU अभी भी प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट ही मानता है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट्स, खासकर न्यू होराइजन्स मिशन वाले, उसे आज भी एक पूरा प्लैनेट ही मानते हैं। और आम लोग, उनके दिल में तो प्लूटो आज भी हमारा नवा प्लैनेट ही है। तो क्या प्लूटो वापस प्लैनेट बन सकता है? देखिए, प्लूटो की कहानी हमें साइंस के बारे में एक बहुत जरूरी चीज सिखाती है कि साइंस कभी रुकता नहीं, वो हमेशा बदलता रहता है। जैसे जैसे हमें नई चीजें पता चलती हैं, हमारी समझ भी बदल जाती है। प्लूटो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी लिखी जा रही है। अब सवाल यह है कि इस अधूरी कहानी का अंत क्या होगा? आपके हिसाब से क्या प्लूटो एक प्लैनेट है? पता है,